वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आपका मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। हमने अपने पिछले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लेक्चर के अंदर कवर किया था मल्टीप्लायर यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की किस चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट से हमारी जो टोटल इनकम है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब हमने पिछले लेक्चर के अंदर कवर किया था। आज हम उसी से एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है एक्सेलरेटर, उसको कवर करते हैं, देखते हैं ये क्या कहता है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एक्सेलरेटर। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक्सेलरेटर से स्टार्ट करते हैं आज। इसके बाद हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को भी कवर करेंगे, वो भी एक छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। तो आइए जल्दी से इनको कवर करने की कोशिश करते हैं। अ डिक्रीज और इंक्रीज इन द कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन द इन्वेस्टमेंट। इंक्रीज और डिक्रीज इन द कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन द इन्वेस्टमेंट कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेटर कॉन्सेप्ट। तो जो हमारा वो मल्टीप्लायर था उसके अंदर क्या था, इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एक्सेलरेटर में क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इट प्रोवाइड्स द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम। फिर से चेंज इन इनकम की बात आ गई। देखिए कंजम्पशन जहां पर शब्द होगा वो क्या कहेंगे, इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में चेंज हो गया। और कंजम्पशन कब चेंज होगी, जब आपकी इनकम बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। आपकी कंजम्पशन का राइज फॉल करना किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इनकम के ऊपर। द मोर यू अर्न द मोर यू विल कंज्यूम। ये चीज तो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट है। सिमिलरली द लेस यू अर्न द लेस यू विल कंज्यूम। तो वही चीज यहाँ पे कहा है कि रिलेशनशिप है बिटवीन किसका, इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन का। कंजम्पशन किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली इनकम की, अपने इनकम से। Actually, the multiplier and the accelerator are two analogous concept. Two analogous concept का मतलब होता है similar concept है, एक जैसे ही काम करते हैं। In Hayek's word, since the production of any given amount of final output usually requires an amount of capital several times larger than the output produced with it during any short period, any increase in final demand will give rise to an additional demand. एक बार दोबारा से word by word construct करते हैं। सिंस द प्रोडक्शन ऑफ एनी गिवन अमाउंट ऑफ फाइनल आउटपुट, कह रहे हैं कि जो फाइनल आउटपुट है उसकी जो प्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, किस जो शुरू में अगर इनिशियल पीरियड की बात करूं या शॉर्ट टर्म की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट मांगती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपकी नई नई फैक्ट्री बिल्ड होगी तो जब तक पहली प्रोडक्शन होगी तब तक बहुत मैसिव इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी लग चुकी होगी। जैसे लैंड खरीदना, उसके ऊपर फैक्ट्री बनाना, वो फैक्ट्री के लेबर चार्जेस देना, उसके फैक्ट्री के अंदर जितना भी कंस्ट्रक्शन का चार्ज लगा है वो पे करना। तो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन अभी हुई नहीं है, वो होगी, बट उस प्रोडक्शन से पहले इतना मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो आपका चेंज हुआ है कि वो बाद में जो आपकी प्रोडक्शन होगी भी उससे कई सालों में भी कवर नहीं कर पाएंगे। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी आउटपुट है, फाइनल आउटपुट है, गिवन अमाउंट ऑफ फाइनल आउटपुट इन ए गिवन पीरियड ऑफ शॉर्ट पीरियड, यानी कि शॉर्ट पीरियड के अंदर जो आपकी फाइनल आउटपुट है उससे कैपिटल बहुत ज्यादा होती है। amount of capital several times larger than the output produced with it given any short period. So any increase in final demand will give rise to additional demand for capital goods several times larger than the final new demand। यानी कि कोई भी बदलाव आता है फाइनल डिमांड के अंदर, जो डिमांड है, जो उसकी मांग है प्रोडक्ट की, जो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर कोई भी अगर इंक्रीज आता है, या जो बोला इन्होंने इंक्रीज इन फाइनल डिमांड, किस चीज को राइज देगा, एडिशनल डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स। यानी कि जो कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन भी इंक्रीज करनी पड़ेगी, और प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल गुड्स जो है यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स जो है वो भी बढ़ानी पड़ेंगी। तो वही चीज यहां पे बोली है, एनी इंक्रीज इन फाइनल डिमांड will give rise to additional demand for capital goods several times larger than the new final demand। यानी कि जो भी नई डिमांड आएगी उसके उस डिमांड को प्रोड्यूस करने के लिए जो कैपिटल गुड्स लगेंगे, जो कैपिटल नेचर के खर्चे किए जाएंगे, वो उस फाइनल डिमांड से बहुत गुना ज्यादा मात्रा में होंगे। The acceleration principle states that an increase in income causes an increase in capital stock which many time the increase of income। तो ये कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेटर का प्रिंसिपल है वो कहता है कि जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके जो इनकम से बढ़ने वाली कैपिटल है ना, उनके इस रिलेशन में वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो गया है, आपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट किया, वो प्रॉफिट री इन्वेस्ट करने की वजह से आपकी नई प्रोडक्शन हुई, नई प्रोडक्शन होने की वजह से आपका क्या हो गया, फिर से नया प्रॉफिट हो गया। तो यही कह रहे हैं कि जब आपको कोई भी नया प्रॉफिट आता है नई डिमांड या प्रोड्यूस करके, तो उस नई और ज्यादा उसके ऊपर अगर डिमांड अगर आपको आती है या प्रोड्यूस करते हैं तो उसके ऊपर जो कैपिटल लग रही है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। Principle of acceleration. It states that if the demand for goods increases, an increase in the demand for equipment at a faster rate will occur। तो फिर से वही बात बोली जा रही है कि जब भी नई डिमांड बढ़ती है
तो आपको उस डिमांड को मीट करने के लिए नई प्रोडक्शन करनी पड़ती है, और जब आप नई प्रोडक्शन करने की सोचते हैं तो आपको उस नई प्रोडक्शन के लिए नए कैपिटल को ट्रांसफर या इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एक फैक्ट्री थी जहां पर आप 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन मार्केट की डिमांड 10,000 से बढ़कर 20,000 यूनिट हो गई, तो आपको एक और एडिशनल फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। फिर से वही सारे खर्चे जो है, कैपिटल खर्चे, लैंड खरीदना, फैक्ट्री लगाना, फैक्ट्री की लेबर देना, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स करवाना, सारी चीजें फिर से करनी पड़ेगी, नई लेबर रखनी पड़ेगी, नए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स रखने पड़ेंगे, हर चीज दोबारा से करनी पड़ेगी। तो आपकी उस नई डिमांड, उस और 10,000 की नई डिमांड को मीट करने के लिए आपकी जो नई कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई है वो सारी, वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द प्रोडक्शन। The principle of acceleration is based on the following assumption. No excess capacity in the industry of consumer goods. ये कुछ assumptions दी हैं फिर से, तो ये assumption आगे जाके criticism भी बन जाएंगी। इसने कहा है कि इंडस्ट्री में, कंज्यूमर गुड्स के इंडस्ट्री में अंदर कोई एक्सेस कैपेसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, जितनी डिमांड है उतनी ही कैपेसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सरप्लस कैपेसिटी इन इंडस्ट्रीज ऑफ प्रोड्यूसर गुड, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स की इंडस्ट्री के अंदर सरप्लस प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। परमानेंट राइज इन डिमांड, जो डिमांड है वो परमानेंट राइज कर रही है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, तभी प्रोड्यूसर गुड्स की क्या हो रही है, सरप्लस जनरेट हो रहा है। कैपिटल आउटपुट रेशियो टू बी फिक्स्ड, यानी कि जो कैपिटल है और उस कैपिटल को लगाकर जितनी प्रोडक्शन मिल रही है, यानी कि मान लीजिए एक मशीनरी सेटअप की, तो मशीन क्या है, वो एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। तो मशीन हमने सेटअप करी, उस मशीन के प्रोपोर्शनेट, जो मशीन से जो उस कैपिटल लगाई है उस मशीन के ऊपर, उसकी वजह से जितनी आउटपुट बढ़ रही है या मिल रही है, वो रेशो क्या कहलाती है, अपनी कैपिटल आउटपुट रेशो। कि मैंने 10,000 की मशीन खरीदी और इस 10,000 की मशीन से मैं 20,000 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मेरी रेशो कितनी होगी, 1:2। इलास्टिक सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, तो जो रिसोर्सेज है हमारे, कोई भी, चाहे नेचुरल हो चाहे कोई और रिसोर्सेज हो, जो प्रोडक्शन को फैक्टर जो बन जाते हैं प्रोडक्शन के, उसकी जो सप्लाई है वो क्या है, इलास्टिक है, यानी कि इजीली एक्सेसिबल है। इट इज द रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एंड नॉट द कंजम्पशन विच डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर। कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेटर है वो कंजम्पशन में चेंज है, ना कि कंजम्पशन की वजह से कोई दूसरी चीज चेंज हो रही है। मतलब एक्सेलरेटर इज चेंज इन कंजम्पशन, accelerator is change in consumption, not something that is changed due to change in consumption। तो ये यहां पे यही कह रहे हैं कि इट इज द रेट इन चेंज ऑन इन कंजम्पशन, नॉट द कंजम्पशन विच डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर। तो एक्सेलरेटर डिटरमाइन करता है कि चेंज इन कंजम्पशन का रेट कितना होगा, इंस्टेड ऑफ कंजम्पशन जो कि एक्सेलरेटर को डिटरमाइन करे। तो कंजम्पशन एक्सेलरेटर को डिटरमाइन नहीं करती, एक्सेलरेटर बताता है कि जो कंजम्पशन में चेंज हो रहा है वो किस दर से, यानी रेट से हो रहा है। एक्सेलरेटर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कैपिटल टू द चेंज इन इनकम। तो W, तो एक्सेलरेटर हो जाता है हमारा, W क्या है, एक्सेलरेटर, ये है एक्सेलरेटर। K क्या है, चेंज इन कैपिटल, और Y क्या था हमारा, चेंज इन इनकम, यानी कि चेंज इन कैपिटल ड्यू टू चेंज इन इनकम, की इनकम में बदलाव होने की वजह से जो कैपिटल में बदलाव किए जा रहे हैं, वो चीज क्या कहलाती है, अपनी एक्सेलरेटर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं फिर से दोहरा देता हूं, कंजम्पशन कैसे चेंज होती है, जब आपकी इनकम इंक्रीज करती है, और इनकम इंक्रीज करने की वजह से जो ओवरऑल कैपिटल में दोबारा से चेंज आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटर। रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, W इज इक्वल टू डेल्टा K, यानी कि आपकी कैपिटल में चेंज कितना है, यानी चेंज इन कैपिटल, अपॉन डेल्टा Y, यानी कि चेंज इन इनकम, यानी कि आपकी कैपिटल में जो चेंज आ रहा है किसकी वजह से, इनकम में चेंज की वजह से। When the expenditure on consumption goods are increased, when the expenditure on consumption goods are increased, it generally causes the increase in the expenditure of capital goods। तो कंजम्पशन, यानी कि फिर से वही चीज बोल रहे हैं कि जब कंजम्पशन गुड्स के ऊपर, यानी कि जो कंज्यूमर, जिसके ऊपर कंज्यूमर एक्सपेंड करता है, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है, उसके ऊपर जब एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, कैपिटल गुड्स के ऊपर भी एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। जब मान लीजिए आप एक कंज्यूमर है, आप मार्केट में जाते हैं, पहले मार्केट की जो कंज्यूमर डिमांड थी वो कितनी थी, 10,000 यूनिट्स की थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, दिवाली का टाइम आ गया और वही 10,000 की डिमांड अब कितनी हो गई है, 20,000। ठीक है, 20,000 यूनिट्स की, जहां पहले एक आदमी, मान लीजिए 10,000 लोग थे, वो 10,000 लोग एक यूनिट पर हेड ले रहे थे, तो 10,000 लोग एक यूनिट पर हेड, 10,000 यूनिट्स की मार्केट डिमांड बन गई। लेकिन दिवाली का टाइम आया, उन्होंने क्या किया, नहीं भाई मैं तो दो लूंगा, तो हर 10,000 कस्टमर ने पर हेड 2 यूनिट्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। अब मार्केट की डिमांड कितनी होगी, 20,000 यूनिट्स की होगी, क्योंकि एक बंदा है वो 2 यूनिट्स ले रहा है, 10,000 बंदे कितने यूनिट्स लेंगे, 20,000 यूनिट। अब मार्केट डिमांड कितनी होगी, 20,000। अब मार्केट डिमांड बढ़ने से जो मेरे को नई फैक्ट्री, फिर से वही अपना पंगा स्टार्ट हो गया, मेरे को नई फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी, नई लैंड खरीदनी पड़ेगी, नए लेबरर्स रखने पड़ेंगे, नई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, नए एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर्स एक्सपेंसेस। तो सारी चीजें मेरे को जो करनी पड़ गई वो किसकी वजह से, इंक्रीज इन कंजम्पशन। तो जैसे ही कंजम्पशन बढ़ती है
उस कंजम्पशन को फुलफिल करने के लिए डिमांड जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज करनी पड़ती है। और जब प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं तो प्रोडक्शन किसके थ्रू इंक्रीज की जाती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा। तो ये यही कह रहे हैं, कंजम्पशन गुड्स के ऊपर जब एक्सपेंडिचर बढ़ते हैं तो इसका जो एंड रिजल्ट होता है वो क्या होता है? कैपिटल गुड्स के ऊपर जो खर्चा है वो भी बढ़ जाता है। It means that the acceleration coefficient is usually greater than zero. In some exceptional cases, the value of accelerator can be zero also where above relation does not suit. तो कह रहे हैं यूजुअली क्या होता है, यानी जनरली क्या होता है, कोफिशिएंट जो है एक्सेलरेशन का वो जीरो नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर कंजम्पशन गुड्स के बढ़ने से जरूरी नहीं कैपिटल गुड्स भी आपके यानी कि जो कैपिटल गुड्स पे एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ जाए, तो उस केसेस में आपका ये एक्सेलरेटर कोफिशिएंट क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट नेट, यानी ये वाला जो लिखा है क्या है? इन्वेस्टमेंट यानी नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सेलरेटर मल्टीप्लाइड बाय इनकम इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, माइनस कर देंगे उनके अंदर से मार्जिनल इनकम या चेंज इन इनकम। T-1 क्या स्पेसिफाई करता है? चेंज इन इनकम, वो चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। और YT क्या कहता है? गिवन पीरियड की इनकम। तो इसका ये फंक्शन क्या हो गया? नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सेलरेटर मल्टीप्लाइड बाय income of a given period of time minus change in income in that given period of time। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। YT is the income in T time period and YT-1 is the income of T-1 period। यानी कि जो गिवन पीरियड है उसके अंदर जो चेंज आया है इनकम में, सिर्फ उस चेंज को माइनस कर देंगे उस पीरियड की इनकम के अंदर से और मल्टीप्लाइड कर देंगे उसको किससे? एक्सेलरेटर से, और उसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? नेट इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं, देखते हैं वर्किंग ऑफ द एक्सेलरेटर की एक्सेलरेटर काम कैसे करता है। एक्सेलरेटर डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। अब मैं आपको ना एक एग्जाम रेलिवेंट चीज बताता हूं। मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट एक ऐसे टॉपिक है जो आपके अलग अलग ना पूछकर बल्कि एक 16 मार्क्स से क्वेश्चन में 8-8 के दो जो है पॉइंट्स बनाकर पूछे जाते हैं। डिफाइन कर दिया जाएगा ए मल्टीप्लायर और बी एक्सेलरेटर। तो आपको 8 नंबर में जो मल्टीप्लायर है वो डिफाइन करना पड़ेगा और 8 नंबर में एक्सेलरेटर डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, 16 नंबर के अंदर इनको कवर करना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए ये दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को 8-8 करके दे दिया जाता है। ये जरूरी है, ये आते जरूर है पेपर के अंदर, किसी और के साथ क्लब होके आए या आपस में ही एक दूसरे के साथ 8-8 मार्क्स के बन के आ जाए, दैट इज टू बी सीन, लेकिन आएंगे जरूर, दैट इज फॉर श्योर। तो आप प्लीज इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ के जरूर जाइएगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ना कोई ज्यादा टेक्निकलिटी है, ना कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके यहाँ पर, सिर्फ आपको जो है एक ओपन माइंडेड नेचर के साथ इन चीजों को समझना है, क्या चीज कब कहाँ जो है यूज की जानी है, बात खत्म। आप प्लीज इसको जो है मिस मत करना, ये चीज आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट जरूर है। द कैपिटल आउटपुट रेशो मैंने आपको बताया था, जो कैपिटल लगाकर जो आउटपुट मिल रही है वो उन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा हमारा? कैपिटल आउटपुट रेशो। द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट्स कंसिडर्ड एज कैपिटल, जो एसेट्स है हमारे, कैपिटल का यहाँ मतलब क्या हो गया? एसेट्स। मशीनरी आपकी एसेट है, फैक्ट्री आपका एसेट है, ये सारी लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? आपके एसेट है। तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो आपके क्या है? एसेट। तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट कहने का मतलब है लाइफ ऑफ एन एसेट, जिसके हिसाब से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। Greater the durability of the machine, greater will be the value of accelerator when the capital output ratio being given। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपने 10,000 रुपए की एक मशीन खरीदी जिसकी ड्यूरेबिलिटी जो है कितनी है? 10 साल है मान लीजिए, ठीक है। तो अब ये बहुत लंबा पीरियड है ओवर शॉर्ट कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट करी है, समझ रहे हैं? 10,000 रुपए 10 साल का टाइम पीरियड। आप उस 10 साल के अंदर माइनर जो इंप्रूवमेंट्स हैं उसके साथ, हर साल रिपेयर एंड मेंटेनेंस के साथ कितनी ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वही चीज ये कह रहे हैं, ग्रेटर द ड्यूरेबिलिटी, जितनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होगी, जितना लंबा पीरियड होगा, जितना लंबी लाइफ होगी उस एसेट की, उस कैपिटल गुड की, उतना ही जो एक्सेलरेटर की वैल्यू है वो ज्यादा हो जाएगी। तो वही चीज यहां पर बोला है। एक्सेलरेटर डिपेंड किस चीज पे करता है? इन्हीं दो चीजों पे करता है। किस चीज पे? एक तो लाइफ ऑफ एन एसेट कह लीजिए या ड्यूरेबिलिटी कह लीजिए, दूसरी चीज कैपिटल आउटपुट रेशो की जो कैपिटल लगाई है और उससे जो आउटपुट निकल रही है। अब कैपिटल आपने एक बार लगा दी 10,000 रुपए, जिसको आप हर साल जो है 10 साल तक डेप्रिशिएट भी करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे जो आउटपुट निकल रही है वो कितनी ज्यादा है, वो चीज कैपिटल आउटपुट रेशो डिटरमाइन करती है। और ये दोनों चीज जब एक साथ ली जाती हैं तो हमें पता चलता है कि उतना जितना ज्यादा हमारी ड्यूरेबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा लाइफ होगी एसेट की, उतनी ज्यादा हमारी क्या होगी? कैपिटल आउटपुट रेशो होगी। तो आइए देखते हैं इस टेबल के थ्रू। देखो यहां पर है केस 1, लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर। तो 10 साल जो है लाइफ है मशीन की, यानी ड्यूरेबिलिटी की बात हो रही है। ड्यूरेबिलिटी और लाइफ दोनों सेम है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ड्यूरेबिलिटी लिख रहा है तो वो लिखिए, नहीं तो आप लाइफ ऑफ एन एसेट भी लिख सकते हैं।
नो डाउट व्हाटसोएवर। अब देखते हैं यहाँ पर पीरियड दिया है 0 है, उसके बाद पीरियड 1 है, तो 0 पीरियड के अंदर जो है इनिशियल ये चेंज इन कंजम्पशन है, यानी कि पहला साल है, एकदम से हमने जो है अपनी कंजम्पशन 0 से 1000 कर दी। उसके बाद क्या हुआ, अगले पीरियड में शिफ्ट होने से क्या हुआ, 10% डिमांड के अंदर जो है इंक्रीज आ गया, तो यानी कि कंजम्पशन में ही इंक्रीज आया ना, डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड का मतलब क्या है, कंजम्पशन, यानी लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं कि मैं कंज्यूम, मतलब उनकी जो कंजम्पशन है वो ज्यादा बढ़ रही है। तो पहले कितनी थी 1000, 10% का फर्क आया, यानी कि 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10% कितने हो गए 100, यानी कि 100 यूनिट्स जो है और बढ़ गए। तो मैंने क्या करा, पीरियड 0 से पीरियड 1 के अंदर 10% इंक्रीज को चेंज इन कंजम्पशन में दिखा दिया। तो पहले 1000 थी, अब कितनी होगी 1100। तो अब कैपिटल इक्विपमेंट नीडेड वो कितना हो जाएगा 100, और मतलब जब स्टार्टिंग में थे तो वो कितना था 100, और अब 10% डिमांड बढ़ेगी तो मुझे 10% और, यानी अब देख रहे हैं ना, चेंज इन कंजम्पशन से चेंज इन इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ गया। कैपिटल इक्विपमेंट नीडेड क्या है, इन्वेस्टमेंट ही तो है, यानी कि नई मशीनरी लगानी पड़ेगी 10 रुपए और की, मान लीजिए 10 रुपए की बात है। पहले 100 रुपए की मशीन थी, 100 रुपए की मशीन कितना प्रोड्यूस कर रही थी आपकी 1000 यूनिट्स, 10% इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज हो गई, तो अब कितने चाहिए 1100, तो 1100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए अब मेरे को 10 रुपए और लगाने पड़ेंगे, यानी कि 110 रुपए। तो वही चीज यहाँ पर है, तो ये इंक्रीज हो गई। एडिशंस शुरू में तो कुछ थे नहीं, 100 ही थे, उसके बाद रिप्लेसमेंट की 10 की, टोटल कितना हो गया 10। उसके बाद है एडिशन, यानी कि यहाँ से यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ पर तो 100 ही थे तो कोई एडिशन थी नहीं, लेकिन यहाँ पर और एडिशन हो गई कितने की 10 की, तो 110 हो गए, तो ये एडिशन दिखा दी, रिप्लेसमेंट्स दिखा दी, यानी रिपेयर्स, रिप्लेसमेंट्स मानी इसके अंदर क्या हो गया रिपेयर, यानी कि कुछ नया या पुराना हटा नहीं है, जो पुराना था उसको हटा के वापस से वही लगा दिया, तो कोई नई यूनिट ऐड नहीं हुई उसके अंदर। टोटल कितना हो गया, यहां पर कितना था नील प्लस 10 इज इक्वल टू 10, और यहां पर कितना हो गया 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। अब देखिए रिप्लेसमेंट करा है, मान लिया कि उस मशीन का कुछ नया, मतलब उसके अंदर एडिशन बेशक ना हो, मशीन वो अभी भी एक ही है, लेकिन वो रिप्लेसमेंट करने की कॉस्ट तो इनकर करनी पड़ी होगी ना, और यहां पर बात किसकी हो रही है, पैसे की। तो वही चीज यहां पर बता रहे हैं कि जब रिप्लेसमेंट, एक तो एडिशन करी यानी कि नई मशीन और ऐड करी 10 रुपए की, फिर जो पुरानी मशीन थी उस पुरानी मशीन के अंदर 10 रुपए के रिपेयर्स भी करवाए, तो टोटल खर्चा कितना हो गया इन्वेस्टमेंट इस साल पीरियड 2 का 20 रुपए, यानी कि 10 रुपए की नई मशीन और 10 रुपए पुराने रिपेयर्स के, तो 20 रुपए। अब ये देखो यहां पर कितना इंक्रीज आया 10 रुपए का, यानी कि डिमांड के अंदर, मैं बताता हूं आपको, इसको थोड़ा जूम करता हूं, ये देखो, और इसको मैं करता हूं ऑरेंज कलर का, ये देखो कंजम्पशन में कितना चेंज आया था 10% का, इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना चेंज आया 100% का। देख रहे हैं, पहले 1000 यूनिट जो प्रोड्यूस करनी थी तो मेरी मशीन के ऊपर खर्चा कितना बन रहा था 10 रुपए का, जब मेरे को 1100 यानी 10% इंक्रीज हुआ डिमांड के अंदर यानी कंजम्पशन के अंदर, तो वो तो होगी 1100, वो तो 10% की बात है, लेकिन उस 10% चेंज इन कंजम्पशन की वजह से मेरे कैपिटल यानी कि मेरे खर्चे के अंदर कितना इंक्रीज आ गया सीधा, मतलब 10 से अब कितना हो गया वो 20, यानी कि एकदम से 100 गुना बढ़ गया, वो पूरा 10 का 10 और ऐड हो गया। तो आप ये चीज देख रहे हैं, ये क्या है एक्सेलरेटर इफेक्ट की। अब देखो ये पीरियड कितना था, ये है 10 साल का पीरियड है, और ऊपर क्या पढ़ा था हमने कि जितना लंबा पीरियड होगा उतना ही ज्यादा एक्सेलरेटर होगा, बिल्कुल सही बात है। और सिमिलरली यहां क्या हुआ 10% इंक्रीज इन डिमांड से 100% इंक्रीज इन कैपिटल गुड्स पे असर पड़ा है। तो आप ये चीज देख रहे हैं, तो हमारा एक्सेलरेटर कितना आ गया, चेंज इन क्या था एक्सेलरेटर का फॉर्मूला ऊपर डब्ल्यू का, चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। तो ये ऐसे करके हम जब एक्सेलरेटर कैलकुलेट करेंगे, देखो परसेंटेज चेंज इन ग्रोस इन्वेस्टमेंट, तो हमारा ये रेट निकल के आएगा कितना 100% इंक्रीज का। उसके बाद आते हैं लाइफ ऑफ मशीन 20 ईयर्स, अब 20 साल है, अब देख रहे हैं 200% हो गया यहाँ पर। सिमिलरली अगर मैं मशीन का टाइम घटा दूंगा, ये दिखाना चाह रहे हैं कि ग्रेटर द ड्यूरेबिलिटी यानी ग्रेटर द लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स द मोर विल बी क्या एक्सेलरेटर। तो जितना देखो 10 साल था तो 100% है, 20 साल था तो 100% का भी डबल हो गया, अब 200% हो गया। अब मैं 5 कर दूंगा तो यानी कि आधा कर दूंगा तो 50% इंक्रीज आएगा, यानी कि इंक्रीज ही होगा, होगा इंक्रीज ही अभी, क्योंकि डिमांड इंक्रीज कर रही है, प्रोपोर्शनेट चेंज रहेगा, इंक्रीज डिमांड करेगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेगी, डिमांड फॉल करेगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी फॉल करेगी। अब ये देखो फिर से 10 साल पर आ गए, तो शुरुआती में शुरुआती जो है साल में इनकी जो डिमांड है वो इंक्रीज करी तो 100% इंक्रीज दिख गया हमें, लेकिन वैसे ही जब हमारी है तो अब उसके बाद क्या हुआ इंक्रीज करी और उसके बाद चेंज नहीं आया, यानी कि डिमांड के अंदर दोबारा से इंक्रीज नहीं हुआ, वो कांस्टेंट ही रही। तो जब कांस्टेंट रहती है तो वो फिर से 50% फॉल कर जाती है, किसके कंपैरिजन, इसके कंपैरिजन। तो अब देखो यहां पर चेंज नहीं हुआ, फिर से कोई एडिशंस नहीं हुई, सिर्फ रिपेयर्स हुए, तो फिर से यहां पर देखो यहां पर तो एडिशंस भी हुई ना,
ये 110 की, इधर कोई एडिशन हुई नहीं, तो एडिशंस वाला कॉलम नील रह गया। लेकिन रिपेयर्स तो करवाने पड़ेंगे, रिपेयर्स का खर्चा कितना है, 10 रुपए। तो अब फिर से कितना हो गया, नेट इन्वेस्टमेंट हमारी, ग्रोस इन्वेस्टमेंट कितनी होगी हमारी, 10 रुपए की होगी। सिर्फ रिपेयर्स रिपेयर्स का खर्चा ऐड हुआ। लेकिन उससे ऊपर जहां पर अपनी डिमांड इंक्रीज करी थी, वहां पर क्या हुआ था, वहां पर हमने नई मशीन भी खरीदी थी 10 रुपए की, और पुरानी जो नई मशीन थी 10 रुपए की, और पुरानी मशीन के कुछ रिपेयर्स भी करवाए थे, यानी कि 10 रुपए। तो टोटल कितने इन्वेस्टमेंट लगी हमारी, 20 रुपए। वही चीज यहाँ पर बोला है। उसके बाद आते हैं लाइफ ऑफ मशीन ऑफ 10 ईयर्स। अब यहाँ पर क्या है, डिक्रीज कर रही है, यानी कि पहले हमारी 1000 थी डिमांड, अब कितनी होगी, 900। तो ऐसे ही सिमिलरली हमारे जो एडिशंस तो कुछ हुए नहीं, रिपेयर और कम हो गए, तो यहाँ पर कितना हो गया, 100% फॉल हो गया। तो ये चीज यहाँ पर बता दी आपको, क्या समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट ओवरऑल क्या समझा रहा है, कि जितनी ज्यादा आपकी लाइफ होगी और आपकी जो डिमांड है वो राइज करेगी, उतना ही ज्यादा आपका एक्सेलरेटर बढ़ेगा, यानी इंक्रीज करेगा। It is clear after studying above case that a drop in investment due to a drop in demand for consumption good cannot exceed the rate of depreciation. दोबारा पढ़ते हैं। It is clear after studying the above cases. Drop in investment due to drop in demand for consumption good cannot exceed the rate of depreciation. कहने का मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूं अब सिंपल सी बात। आपकी मशीन की लाइफ कितनी है, 10 साल, है ना, और डेप्रीसिएशन उसमें 10 सालों के अंदर चार्ज कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा, 100 साल। यही होता है ना, डेप्रीसिएशन तो आप पूरे एंड ऑफ द लाइन कितना कर लेते हो, यानी कि 10 साल के एंड में मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। सिमिलर वो यहीं पे वो यही कह रहे हैं कि आपकी जो चेंज है ये, यानी कि एक्सेलरेटर जो है आपका, वो आपके डेप्रीसिएशन के रेट से एक्सीड नहीं कर सकता, वो उसके बराबर रह सकता है या उससे कम रह सकता है, बट इट कैन नॉट एक्सीड द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि भाई 10 साल के बाद या आपकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए, एक्सेलरेटर को डिटरमाइन करने के लिए, यानी उसकी वर्किंग के लिए। और जब उसकी इफेक्टिव लाइफ यानी लाइफ ऑफ एसेट पूरी हो जाती है, वो पूरी कब होती है, जब आप उसके ऊपर 100% डेप्रीसिएशन क्लेम कर देते हैं। सिंपल सी तो बात है ये, जब आप डेप्रीसिएशन पूरा चार्ज कर चुके हैं, यानी कि अब उस कैपिटल गुड की, यानी आपकी मशीन की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो हाउ कम उसे आउटपुट आप किसी भी तरह का जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको वो डिस्पोज ऑफ करनी पड़ती है अपनी बुक्स के अंदर, आप उससे और प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जब आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो आप, यानी कि जब आपकी प्रोडक्शन ही नहीं है उससे, तो आपको उसको पूरा राइट ऑफ करना पड़ेगा, तो उसका एक्सेलरेटर भी जो है वो वहां पर खत्म हो जाएगा। तो यानी कि आपका जो 100% रेट ऑफ डेप्रीसिएशन, आपका एक्सेलरेटर कितना रहेगा, उसके इक्वल रहेगा, और उससे मतलब ना तो उससे ज्यादा एक्सीड कर सकता है और उससे कम बेशक रह ले। जैसे 50% इंक्रीज में रहा है, 200% रहा है, 20 साल है, तो ऑब्वियसली आप उस पर डेप्रीसिएशन 20 साल के हिसाब से लगाएंगे, तो 100 साल कहने का मतलब मशीन जो है डेप्रीसिएशन 100 पे ही होगी, कब, 20 सालों के बाद। तो डेप्रीसिएशन का रेट आप अगर इसको ध्यान में रखेंगे, तो ये अच्छा एक पॉइंट है, आपको याद रखना है कि मशीन की लाइफ, देखो डिटर्मिनेंट क्या है इसका, ड्यूरेबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट। तो मशीन की लाइफ, इसके अंदर दो ही चीजें हैं इसको, जिसके ऊपर एक्सेलरेटर डिपेंड करता है, एक कैपिटल आउटपुट रेशो और एक लाइफ ऑफ द एसेट। तो लाइफ ऑफ द एसेट ही अगर खत्म हो जाएगी, तो वो एक्सेलरेटर अपने आप में क्या बन जाएगा, वो वहां पर इरेलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि दो चीजें जो चाहिए उनमें से एक चीज यहां पर है नहीं, तो हम एक्सेलरेटर कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो वही चीज यहां का है कि एक्सेलरेटर कैन नॉट एक्सीड द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन और कब तक लगता है, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट तक। दिस एक्सेलरेटर डिपेंड्स अपॉन चेंज इन द रेट ऑफ कंजम्पशन व्हिच इन टर्न्स डिपेंड अपॉन वेरी अनप्रेडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट। तो आइए कुछ पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस वगैरह। एक्सेलरेटर एंड मल्टीप्लायर टुगेदर कॉज वेरिएशन इन इनकम इन अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो हमने दोनों ही देख लिया, देखो इसके अंदर भी डाउनवर्ड भी देखा है, और सिमिलरली इन मल्टीप्लायर के अंदर भी जो है हमने डाउनवर्ड मूवमेंट देखे थे। The multiplier accelerator interaction justifies one important feature of business cycle, that the investment goods activities change more violently than the consumption good industries। यानी कि जो कंजम्पशन गुड, जो इसकी assumption नहीं थी, एक क्या थी कि जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसके अंदर जो है कोई चेंज नहीं आता, लेकिन प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर सरप्लस बहुत ज्यादा आता है। वही चीज यहां पर कहा है कि इन्वेस्टमेंट गुड एक्टिविटी चेंज मोर वायलेंटली देन कंजम्पशन गुड इंडस्ट्रीज, यानी कि जो प्रोड्यूसर गुड्स है उसके अंदर चेंजेस आने, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर ज्यादा चेंज आते हैं, ज्यादा वायलेंट होते हैं वो चेंजेस, मतलब ज्यादा बार आते हैं, फ्रीक्वेंट होते हैं, बजाय कि कंज्यूमर गुड्स के अंदर। तो वहां पर चेंज लाने थोड़े कम होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने क्या बोला, पूरा साल जो है डिमांड कितनी रही, 10,000। सिर्फ दिवाली का एक हफ्ता ऐसा आया कि वो 10,000 डिमांड कितनी हो गई, 20,000। तो अब सिर्फ उस एक हफ्ते के पीरियड के लिए प्रोड्यूसर इंडस्ट्री के अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, फिर से पूरी 100%, यानी कि वो 10% इंक्रीज के ऊपर हमारी कितनी इन्वेस्टमेंट लग गई, पूरी 100% इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो गई। तो वही चीज ये कह रहे हैं कि कंज्यूमर गुड के अंदर कितना ही छोटा चेंज आए, लेकिन उससे प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर, यानी कि जो प्रोड्यूसर इंडस्ट्री है, कैपिटल इंडस्ट्री है, उसके ऊपर बहुत वायलेंट चेंज आता है, बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। सिमिलर बात इन्होंने यहां कही थी, कहां पर कही थी, इलास्टिक सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। तो ये चीजें भी ऑल इन ऑल इलास्टिक रहती हैं।
द मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर इंटरेक्शन हैज इंक्रीज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस साइकिल्स। तो बिजनेस साइकिल जो है उसको समझना आसान हो गया है। डिमांड बढ़ेगी, डिमांड मतलब कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ने से ज्यादा प्रोडक्शन होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होने से ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा इनकम होने से फिर से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी। तो इस तरह से ये आप साइकिल जो है अपने आप चेंज जो है बनती चली जाती है। ये चीज आप जो है अपने भी दिमाग से समझ सकते हैं। उसके बाद आते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ दी, इट मे गिव मिसलीडिंग रिजल्ट, हो सकता है गलत रिजल्ट्स भी दे दे। प्रिजम्पशन ऑफ फिक्स्ड रेशियो ऑफ कंज्यूमर टू कैपिटल गुड इज नॉट रियलिस्टिक, तो वही चीजें जो है इसकी अब ड्रॉबैक्स बना दी गई। प्रिजम्पशन ऑफ कांस्टेंट रिप्लेसमेंट डिमांड इज नॉट प्रैक्टिकल ऑलवेज, यानी कि जो डिमांड है उसकी कांस्टेंट रिप्लेसमेंट होना वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। प्रिजम्पशन ऑफ नो एक्सेस कैपेसिटी इज थ्योरेटिकल ओनली, तो वो नो एक्सेस कैपेसिटी के दो पॉइंट थे कंज्यूमर गुड्स के अंदर, वो भी एक थ्योरेटिकल ही एस्पेक्ट है, उसको प्रैक्टिकली करना थोड़ा कठिन हो जाता है। प्रिजम्पशन ऑफ परमानेंस लैक ऑफ रियलिज्म, मतलब रियलिज्म है ही नहीं इस थ्योरी के अंदर कहीं। एक्सेलरेशन थ्योरी इज वैलिड ओनली व्हेन ऑल मशीन्स आर इन यूज, तो जितनी भी मशीन्स है फैक्ट्री में सब यूज करेंगे या इंडस्ट्री के अंदर तो ही एक्सेलरेशन का जो थ्योरी है वो अप्लाई करेगी। तो आपका एक्सेलरेशन का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, फटाफट कर देते हैं। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, यानी कि जो कैपिटल है, हमने जो कैपिटल लगाई है उसकी मार्जिनल एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि जो एडिशनल कैपिटल हमने लगाई है, जैसे 10,000 पहले की फैक्ट्री थी, ठीक है, अब हमने और 10,000 रुपए जो है फैक्ट्री पे खर्च कर दिए, तो जो हमने एडिशनल कैपिटल लगाई उससे कितनी मार्जिनल एफिशिएंसी, यानी कि उतनी कितनी एफिशिएंसी, यानी एडिशनल एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई उस कैपिटल को लगाने से, वो किसके अंदर स्टडी करते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले समझते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी है क्या। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल किसने दी थी, जेएम कीन्स ने। ये आपका जो ये क्वेश्चन है ये नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को याद रखना कि जो है कीन्स ने कौन सी थ्योरी दी थी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो डायरेक्ट कभी क्वेश्चन आए या मैच द फॉलोइंग्स में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ थ्योरी, और ऊपर से ऐसे आपको मैच करना पड़ेगा कि ये थ्योरी किसने दी थी। तो ये किसने दी थी, कीन्स ने दी थी, ठीक है। द रेट ऑफ डिस्काउंट विच वुड मेक द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सीरीज ऑफ एनविटीज, द रेट ऑफ डिस्काउंट which would make the present value of series of annuities given by the returns expected from the capital asset during its life just equal its supply rate, यानी कि जो सप्लाई रेट है मशीन का जिसके ऊपर वो हमें सप्लाई की गई है उसके ऊपर जो हम डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, यानी रेट ऑफ डिस्काउंट कर रहे हैं, जो डिस्काउंट रेट है उस सप्लाई रेट के ऊपर वो किसके बराबर होना चाहिए, जो रिटर्न्स उससे एक्सपेक्टेड है। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया, यानी कि जिस रेट के ऊपर वो कैपिटल हमने अपनी फर्म के अंदर या इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया है, उस रेट को, सप्लाई रेट को जिस रेट से डिस्काउंट कर रहे हैं यानी डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज कर रहे हैं, दैट रेट शुड बी इक्वल टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स जो उस कैपिटल एसेट से हमको मिलने वाला है। द रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, गिवन बाय द रिटर्न्स एक्सपेक्टेड। ये चीज देखो, दो टर्म्स में आपको समझाता हूं। द रेट ऑफ डिस्काउंट गिवन बाय द रेट्स ऑफ रिटर्न्स एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग इट्स लाइफ जस्ट इक्वल इट्स सप्लाई प्राइस। तो जो सप्लाई प्राइस है उसके ऊपर जो डिस्काउंट रेट चल रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न्स से, जो उसके जो एसेट है हमारा उसके एक्सपेक्टेड लाइफ, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये यूजफुल लाइफ है या ड्यूरेबिलिटी है, उसको उससे हमें कवर हो जाएगा। MEC is actually the predictable cost effectiveness of a capital asset, और in other words its profitability। मैंने आपको बताया ना, जो हमने कैपिटल लगाई है उससे हमको जो इंप्रूवमेंट मिलनी है किसमें, चेंज इन एफिशिएंसी, जो हमारी एडिशनल एफिशिएंसी उस एडिशनल कैपिटल को लगाकर मिलेगी, यानी कि एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी उस कैपिटल को लगाकर जो मिलेगी, वो चीज किससे डिटरमाइन करते हैं, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से। फिर से मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल एफिशिएंसी क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी, और कैपिटल क्या होते हैं, हमारे एसेट्स। तो कैपिटल एसेट्स खरीदने की वजह से जो हमको इंक्रीज इन जो अपना एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी रिसीव होगी उसके यूजफुल पीरियड में, वो चीज कौन डिटरमाइन करेगा, MEC। तो MEC का क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ capital in journal is the highest rate of return, highest rate of return over cost expected producing an additional or marginal unit of the most profitable of all type of capital asset। फिर से वही बात कि जो मोस्ट प्रॉफिटेबल है यानी कि हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न जो हम मिल सकता है किससे, जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उस कैपिटल की कॉस्ट के प्रोपोर्शनेट। कॉस्ट मान लीजिए 10,000 की मशीनरी खरीदी है, तो उस 10,000 रुपए की जो कॉस्ट इनकर करी है उस कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने में, उसके प्रोपोर्शनेट उस मशीन से कितनी प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है, वो चीज कौन डिटरमाइन करता है, MEC यानी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक होता है प्रोस्पेक्टिव यील्ड यानी कि जितने रिटर्न्स मिल रहे हैं, यानी PY, इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, PY यानी प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू QN क्या है, एक्सपेक्टेड नेट रिटर्न्स फ्रॉम एन एसेट्स की अलग अलग पीरियड के अंदर उससे कितने कितने रिटर्न्स हमको मिल रहे हैं, उन सबको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, प्रोस्पेक्टिव यील्ड। उसके बाद आता है सप्लाई प्राइस रेफर्स टू द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द एसेट, यानी कि वो एसेट जितने में बना या जितने में हमने खरीदा उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई प्राइस। MEC इज द रेशियो ऑफ अबव टू फैक्टर, तो ये MEC है हमारा क्या, PY by SP।
ठीक है, ये किसका रेशो हो गया, ये हमारा रेशो क्या होता है, ये रेशो ही तो है। तो पी वाई क्या है, हमारा प्रोस्पेक्टिव यील्ड की कितने टाइम में उस एसेट से कितने कितने रिटर्न्स मिले, डिवाइड कर दो उसको किससे, कितने में वो हमने खरीदा या कितने में वो मैन्युफैक्चर हुआ। तो बहुत सिंपल सी ये चीज है आपकी एमईसी क्या कह रही है, जितने आपको रिटर्न्स मिले किसकी वजह से, जितने आपने कैपिटल उसके ऊपर इन्वेस्ट कराया, जितनी कॉस्ट उसकी इनकर करी। कॉस्ट यहां पर क्या है, सप्लाई प्राइस, यानी कि पीवाई प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स डिवाइडेड बाय सप्लाई प्राइस, आपका क्या बन जाता है, एमईसी। where m is MEC, n is the net asset, is the asset life in years। तो ये क्या है, 1 प्लस m, तो m क्या है, MEC है, उसको उसका होल पावर कर देंगे क्या, n, यानी कि लाइफ ऑफ एसेट, क्योंकि हमें तो उसके पूरे लाइफ ऑफ एसेट में ही तो देखना है। ये चीज समझ रहे हैं ना, एन क्यों किया, एन इसलिए किया क्योंकि उसके ओवरऑल जितना, मान लीजिए एक मशीन है वो 10 साल की टाइम के लिए आई है, तो हमें 10 साल का एमईसी निकालना है, 10 साल में उसकी जो कॉस्ट इनकर करी है, कॉस्ट तो क्योंकि पूरी एक ही बारे में लगा देंगे एसपी, ठीक है, सप्लाई प्राइस, तो जो वो 10 साल के अंदर हमको कितनी प्रॉफिटेबिलिटी देगा वो चीज हम कैलकुलेट करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर बोलिए, पी वाई इज द प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड एसपी इज द सप्लाई प्राइस, द डिस्काउंटेड प्रोस्पेक्टिव यील्ड्स ऑफ कैपिटल कम इनटू पैरिटी विद द प्रेजेंट सप्लाई रेट। ये एमईसी का शेड्यूल दे रखा है, जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी उतना आपका एमईसी जो है रिड्यूस करता जाएगा। ये चीज देखो, इन्वेस्टमेंट कम थी तो आपका एमईसी ज्यादा था, इन्वेस्टमेंट बढ़ती गई, ये देखो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, आपका एमईसी घटता जा रहा है। तो वही चीज यहां पर बताई है, ये देखो, द क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट राइज, एमईसी डिक्लाइंस। फैक्टर अफेक्टिंग एमईसी, कौन कौन से फैक्टर हैं, शॉर्ट टर्म फैक्टर है, एक्सपेक्टेड डिमांड और द साइज ऑफ मार्केट, यानी कि अपना जो एक्सपेक्टेड डिमांड है और साइज ऑफ द मार्केट है, क्योंकि ये क्या है, ये इन्हीं के बेसिस पर तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऊपर पढ़ा ना हमने, डिमांड बढ़े, कंजम्पशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कैपिटल बढ़ेगी, है ना, पढ़ा ना ये चीज, तो आपको याद आ गया होगा। वही चीज ये कह रहे हैं कि ये चीज फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये चीज एमईसी यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, आप कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी, डिमांड के ऊपर, किसकी, मार्केट की डिमांड। If the demand of the goods is likely to be high in the future, the MEC will be also high with increase in investment. उसके बाद आते हैं कॉस्ट एंड प्राइसेस, व्हेन द कॉस्ट एंड प्राइसेस आर लाइकली टू डिक्रीज एंड इंक्रीज रिस्पेक्टिवली प्राइसेस। तो ये कॉस्ट तो सारी वही चीजें हैं, देखो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस फॉलो हो जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइस भी फॉलो हो जाएंगे। तो डिमांड अगर उसको अफेक्ट कर सकती है तो डिमांड से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्राइस वगैरह के, वो भी उसको अफेक्ट करेंगे। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो वो हमने कल पढ़ा था ना, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी, यानी कि कंज्यूमर कितना कंज्यूम कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है कंज्यूम करने की, वो चीज भी यहाँ पर डिटरमाइन करती है। तो वही अल्टीमेटली डिमांड पे ही आ गई ना बात, जितना कंज्यूम करेगा उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, वही चीजें फिर से आ गई। चेंज इन इनकम, फिर से इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, तो एक चेन है पूरा, वही चीज यहाँ पर बताई गई है। करंट स्टेट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑन रिटर्न ऑन और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी हम भी तो देखते हैं कि प्रोडक्शन कितनी हो सकती है, ये डिमांड कितनी बढ़ जाएगी, उस हिसाब से हम जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। टैक्स पॉलिसी और चेंज इन बिजनेस साइकिल वो भी इफेक्ट करता है कि टैक्सेशन रेट कितना है, कम है तो अच्छी बात है, या कई बार क्या होता है जैसे आपका एक सेक्शन है 35 करके, उसके अंदर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं तो आपको बहुत सारी एग्जम्पशंस मिलती हैं उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए। 35 एडी करके है शायद इनकम टैक्स का, तो उसके अंदर स्पेशल सेक्शन है वो कि आप अगर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करोगे तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी उसके पूरे एक्सपेंस की, तो वो चीज यहाँ पर बोली है। फिर लॉन्ग रन आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, लॉन्ग रन के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी। डेवलपमेंट इन न्यू एरियाज, कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी चेंज हो रही है, अगर नई टेक्नोलॉजी, नई मशीन आ गई जिससे और ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है तो वो नई मशीन लाने की इन्वेस्टमेंट, वो सब चीजें। लेवल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट फॉर सप्लाई, तो ये सारी चीजें हैं। फिर आते हैं क्रिटिसिज्म्स पे, यूज ऑफ वेग एंड कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, ये तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया क्यों। द एग्जैक्ट एंड करेक्ट मेजरमेंट ऑफ एमईसी इज वेरी डिफिकल्ट, बिल्कुल देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप ये देख रहे हो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों ही एक साथ यहाँ पर, या तो तुम सिर्फ शॉर्ट रन ले लेते तो भी कुछ एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल जाते, यहाँ पर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों ही फैक्टर इसके अंदर अफेक्ट करते हैं, दोनों ही चीजों को साथ में लेकर पढ़ना पड़ता है। ये तो शुक्र है आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल्स नहीं है, इसके प्रैक्टिकल्स जो है बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो यहाँ पर ये चीज मानी जा सकती थी कि हाँ, लेकिन वो भी वर्ड्स नहीं थे, वो भी कॉम्प्लिकेटेड, आपके ये कॉन्सेप्ट अपने आप में फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता था। द कंडीशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज वेरी अनरियलिस्टिक, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है वो बड़ा अनरियलिस्टिक पार्ट बन जाता है। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड एमएसी सीम्स रॉन्ग, तो ये सारे जो है आपके क्रिटिसिज्म्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपके दो कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छे से पूरे हो गए हैं। कौन कौन से, आपका एक्सेलरेटर पूरा हो गया है और आपका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पूरा हो गया है। तो ये तीन जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत छोटे छोटे प्यारे से कॉन्सेप्ट्स हैं। कौन कौन से, मल्टीप्लायर का, एक्सेलरेटर का और एमईसी का। तो इन तीनों को जो है एक साथ पढ़िएगा, एक बारी में ये जो है लेक्चर्स देख लीजिएगा। छोटे से थे वो तो 23-24 मिनट का लेक्चर था, ये दो कॉन्सेप्ट है तो शायद हो सकता है थोड़ा ज्यादा लंबा बन गया हो, बट कोई बात नहीं, आप एक एक करके इनको कवर कीजिए और इनको जो है खुद से एक दो बार जरूर पढ़ लें, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कोई डाउट फिर
भी अगर आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप ये चीज मेरे साथ साथ कवर कर लेंगे। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में बिजनेस एनवायरनमेंट के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और धन्यवाद।